तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020-21 का सेशन के लिए। और ये जो आर्टिकल है, मतलब ये क्वेश्चन आंसर है, ये है हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी के लिए शायद इतने इम्पोर्टेंट ना हो, बट हाँ इम्पोर्टेंट तो उनके लिए भी है। अगर किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से हो आप, मतलब सीबीएसई से हो या फिर यूपी बोर्ड, आरबीएसई, एमपी बोर्ड, जो भी स्टेट है आपका, अगर एनसीईआरटी की बुक लगती है, पहले बुक चेक कर लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर 1 का नाम मैंने लिख रखा है, बाकायदा चैप्टर्स मैच कर रहे हैं, सो आप लोग जो है क्वेश्चन देख सकते हो। इनमें से ये मान के चलो 50% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलो शुरू करते हैं। मेनली हरियाणा वालों के 80% मिल जाएंगे इनमें से। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है हमारे पास चैप्टर 1 आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और थोड़े से चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं चैप्टर से। व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? वे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून टू सितंबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट। वैसे ही सेम जो क्वेश्चन है वो है, मतलब एक तरफ आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, तो रबी भी याद करनी पड़ेगी। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम मतलब याद कैसे रखें, आप तो ऐसे बोल के बता रहे हो लाइनों में, हमें याद नहीं होते ये क्वेश्चन। तो याद करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऐसे याद नहीं होते कुछ भी चीज़ें। ये क्वेश्चन पहले पहले जब शुरुआत में मैं भी आपके लेवल पे था, मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था कि कौन सी खरीफ की क्रॉप में, मतलब कब उगती है, ये सर्दियों में उगती है कि गर्मियों में उगती है, भूल जाता था मैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक सुनो आप क्या थी। आपको ऐसे याद रखना है कि एज खरीफ क्रॉप है ना, खराब हो जाएगी वो क्रॉप, कि कैसे खराब हो जाएगी। और खराब होता है कुछ भी, खाना वाना कुछ भी खराब होता है कब? गर्मियों में। ऐसे याद नहीं रहती, खरीफ वाला भूल जाते हो, चलो कोई बात नहीं। आर से याद रख लो, आर से रजाई। आपको सर्दियों का मौसम है, रजाई चाहिए। रजाई कब चाहिए? सर्दियों में। मतलब आर वाली जो क्रॉप है रजाई आपको सर्दियों में चाहिए, तो सर्दी वाली क्रॉप चाहिए होगी, मतलब सर्दियों में उगाई जाएगी वो क्रॉप। और उसके एग्जाम्पल अगर गांव से हो, आपको पता होगा सर्दियों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। बस 2-3 एग्जाम्पल चिपका दो इनको, वैसे कर सकते हो। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना दिया जाता है कई बार इसको, कि डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ऐसे भी बता देते हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन मिला देते हैं। सो क्वेश्चन जो है मतलब आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा सा आप डिफरेंस बता दो, दोनों आंसर मर्ज कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना। अब ये देखो, बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होती हैं। पहला है प्रिपेरेशन ऑफ सोइल, उसके बाद सोइंग, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने चैप्टर्स करवा रखे हैं आपको ऑलरेडी। और हाँ, ये आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है सर डिस्क्रिप्शन कहाँ है, बता दो मेरे को। उस आपको जो है ना, जो वीडियो का नाम लिखा हो उस पर क्लिक मार दो, नीचे खुल जाएगा, पढ़ लेना, पैरा सा खुलेगा एक, उसमें पढ़ लेना। मैंने लिख रखा है, लिंक सा अलग से हाईलाइट हो जाता है ब्लू कलर में। सो यहाँ पे जो है ना, आप को मैं ये दे दूंगा। उसके अलावा जो है प्लेलिस्ट है एक पूरी साइंस की, मतलब सारे चैप्टर करा रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी इसके, क्योंकि एक वीडियो में सारे चैप्टर कवर नहीं हो सकते, आपको भी पता है ये चीज़। तो मैंने अलग अलग पार्ट बना रखे हैं, नहीं मिलते हैं आपको पार्ट तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारे सब कुछ इकट्ठा उधर ही मिल जाएगा आपको। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्लगिंग। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय प्लो मेड अप ऑफ वुड और आयरन। अब इनकी टेक्नोलॉजी तो है भाई पुरानी, आप के पास में ट्रैक्टर आ चुका है, पहले इनके पास नहीं था। जब इन्होंने बुक लिखी ना, उस टाइम पे ट्रैक्टर इतना डिमांड में नहीं था, यूजफुल नहीं था, मतलब बना ही नहीं था एक तरीके से समझो तो उस टाइम पे जो है ज़्यादातर प्लो जो है वुड और आयरन, मतलब जो हल थे उनकी मदद से ही किया जाता था। लकड़ी के होते थे या थोड़ा बहुत लोहे का जुगाड़ लगा देते, उसमें वो मशीनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो मिट्टी उखाड़ते हैं, जो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल है, मतलब मिट्टी को उखाड़ना, आजकल टीलर की मदद से किया जाता है, हैरो होती है। तो गांव वालों वाले जो हरियाणा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग गया होगा, बाकी मेरे को नहीं पता। बाकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम रख रखे हैं लोगों ने इनके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर।
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये। फर्टिलाइजर और मैन्योर मोस्टली बोर्ड्स में मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, आसानी से याद ऐसे रख सकते हो इसको कि फर्टिलाइजर एफ से फैक्ट्री में पैदा होंगे वो, और एम से मैन मेड। देखो मैन आ रहा है ना, शब्द भी आ रहा है, मैन, मैन बनाते हैं, मतलब नहीं इंसान नहीं बनाते, वैसे इंसान पैदा करते हैं उसको अपने पास से ही। बताता हूँ कैसे। दो पहले एफ वाला याद रख लेना। फर्टिलाइजर बड़ा सा नाम है, फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो फर्टिलाइजर जो है मैन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं इनको, इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं। और ये मैन कैसे, कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा। तो केमिकल्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। इनमें रिच होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हमने खुद चुन चुन के डाला, कस्टमली एड अप किया है कि हमें इतनी सी नाइट्रोजन दे दो भाई, इतनी सी इसमें फॉस्फोरस डाल देते हैं, पोटासियम यार चाहिए नहीं पेड़ को, थोड़ी कम कर लेते हैं। ऐसे हम कस्टमली इनको डिजाइन करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो। अब आती है बारी मैन्यूर्स की। मैन्यूर्स को हम लोग पैदा करते हैं, यानी कि निकालते हैं अपने शरीर से, जो आप मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हो शरीर से, तो उसको बोलते हैं मैन्यूर। वो खेत में पड़ा रहता है, कैटल डंक, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, वो सारा मैन्यूर्स के अंदर आता है। अब आपने इसको डिजाइन नहीं किया, आपने ये नहीं देखा इसमें कितनी नाइट्रोजन छोड़नी है, कितना क्या, अपने आप आ गया, तो ये लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, मतलब ताकत होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। दो मेथड बताने हैं, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक है ड्रिप सिस्टम। कई बार जो है ना एग्जाम में मैंने देखा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम को एक्सप्लेन करना भी आ जाता है। तो आपको बस पता होना चाहिए स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर फव्वारे, अपने राजस्थानी इमेजेस देखे होंगे, और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया जाता है। हरियाणा में नहीं होता, भिवानी साइड में होता होगा, बट हाँ इस साइड में नहीं होता, हमारी साइड में। सो यहाँ पे जो है ना स्प्रिंकलर सिस्टम में फव्वारे चलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े खेतों में फव्वारे लगा देते हैं, और वो घूमते रहते हैं पूरे खेत में, पानी का छिड़काव करते हैं। और ड्रिप सिस्टम के अंदर पानी इतना शॉर्ट होता है कि पानी होता ही नहीं हमारे पास, बहुत लिमिटेड होता है, तो हम उनके ऊपर जो जहाँ पे पेड़ है वहीं पे बस ड्रॉप ड्रॉप करके गिरता है पानी, तो वो होता है ड्रिप सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। व्हाट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर। बड़ी हो जाती है तो आपको उसको काटना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, जब फसल सूख जाती है। अब हार्वेस्टिंग के बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। पहले ये देखो, व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, आपने कोई क्रॉप उगाई, मान के चलो वीट की क्रॉप उगाई, तो उसके उसमें आपने सिर्फ वीट डाला खेत में, लेकिन वीट के अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा जो है प्लांट्स उगाते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट थी नहीं ना, आपने उसको उगाया, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स, हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं वीड्स। और इनको हटाना पड़ता है, नहीं तो जो क्रॉप है उसकी एनर्जी को वो अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। याद रख लेना, वीडिंग भी पूछ सकते हैं वीड्स की जगह, तो ये सेम सा ही आंसर रहेगा उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स देखे होंगे आपने, आप अपने घर में गाय भैंस कुछ तो रखते होगे, तो उनको एक लार्ज स्केल पे रखना, मतलब बहुत सारी 10 20 50 भैंस रख लेना, तो उनको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। समझ गए, बहुत ईजी है ना। उनके लिए आपको फूड, शेल्टर और केयर उनको देनी पड़ती है उसके बदले, और वो आपको दूध देते हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए तो करते हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। भूसा, चाफ होता है भूसा, तो जो आपने गेहूं काटा है, अभी हम हार्वेस्टिंग करके आए थे, तो काट के रख दिया, उसको निकालोगे क्या, आप भूसे के साथ खाओगे उसको। भैंसों का चारा भी आप ही खा जाओ, गेहूं भी खा जाओ, और भैंसों का चारा भी, ऐसा नहीं होता ना, आपको सिर्फ गेहूं चाहिए। तो जो ग्रेन्स है, दाने होते हैं गेहूं के, उनको अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखो, अभी उस चैप्टर का हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। और हाँ ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये 2021 के लिए है सिर्फ, अगर 22 या 23 में कभी देखो, पता नहीं पहुंच जाते हो आप, तो उस टाइम पे यार ये काम करेंगे, जो चैप्टर्स में बता रखे ये तो वर्क करेंगे, बट हाँ कुछ चैप्टर स्किप्ड है, उनके क्वेश्चन आंसर मैं अलग से करा दूंगा बाद में, जब मतलब अभी तो नहीं जरूरत है, क्योंकि अभी चैप्टर्स हटाए हैं हरियाणा वालों ने। आप अपने बोर्ड का देख लेना, अगर कहीं दूसरे बोर्ड से हो तो आप उसका देख लेना। अब ये देखो दूसरा चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया एग्जाम में। इसमें पूछा क्या गया है कि 4 ग्रुप जो आपने पढ़े हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में बता दो। पहले कई बार पूछ लेते कितने ग्रुप है भाई, कितने हैं, 4 हैं, और नाम क्या क्या है उनके, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गई। ठीक है,
याद रख लोगे। और हाँ, कभी कभी इसको 3 नंबर में देते हैं इसी सेम क्वेश्चन को, तो इसमें क्या करना है आपको, बैक्टीरिया के एक एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद रख लेना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी का एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना अगर हो सके तो। बाकी नहीं याद होता तो ये इतना कर लो, इतना भी इनफ है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती है? सच मेडिसिन्स दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब आपने ये चीज देखी होगी, नोटिस करी होगी कि आपके आपको चोट लग जाती है तो डेटोल से पोंछा जाता है आपको, तो वो क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक होते हैं, ताकि आपको जो चोट लगी है उस वहां पर जो है ग्रोथ ना हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम वहां पे एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। डेटोल का मतलब वो पट्टी सी लगाते हैं, तो वो इसीलिए लगाई जाती है। समझ गए एंटीबायोटिक। व्हाट आर एंटीबॉडीज? अब आपको चोट लग गई है ना, आपने एंटीबायोटिक लगा लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन कुछ घुस गए फिर भी, कोई जानलेवा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में घुस गया फिर भी, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आपका जो शरीर है वो एक इम्यून सिस्टम जो है वर्क करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और उसको मार देगा। मतलब एक तरीके से बोले तो मिलिट्री फोर्स आ जाएगी शरीर की, और उसको मारने के लिए उसको काट डालेंगे वहीं पे। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर इन अवर बॉडी देन द बॉडी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सच डिसीज विद मेकिंग एंटीबॉडीज। मतलब एक मिलिट्री की सेना आ जाती है पूरी की पूरी शरीर की, कि हाँ यहाँ पे हमला हुआ है शरीर पे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस आया है, घुसपैठ हुई है, तो मार डालो उसको। वहां पे मार दिया जाता है उसको। और यही वो वजह है जिसकी देखो एंटीबॉडीज फास्ट होंगी ना, तो उसको जो है बीमारी नहीं लगती, थोड़ा बहुत मतलब हेडेक वगैरह हो सकता है लेकिन बीमार नहीं होगा वो। जिनकी हाई इलनेस होती है उनकी एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स ये कम हो जाती है शरीर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज? आपने डिसीज काफी सारी पढ़ी, इसमें से एक है कम्युनिकेबल डिसीज, जो मतलब आपकी बातें करने से फैल जाती है। अब ऐसे फोन में मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे नहीं फैलेगी वो, लेकिन हाँ आमने सामने बातें करोगे पानी के थ्रू, कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस है, तो मतलब कैसे भी डिवाइस, वो वाला नहीं, फोन वगैरह नहीं, वो मतलब कॉन्टेक्टिंग वाला, जैसे अभी बोल रहे कोरोना ऐसे फैल जाएगा, तो वो वाला सीन है यहाँ पे, वो कम्युनिकेबल डिसीजेज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू फूड, वाटर और एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये सारे हैं। नेम सम डिसीजेज कॉज्ड बाय द वायरस? वायरस के द्वारा कुछ डिसीज के नाम बताओ, वायरस के द्वारा जो होती है। मेलेस, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये नाम रख लो। और कोरोना वायरस से क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वो भी वायरस है, बीमारी का नाम शायद रखा है कि नहीं मेरे को नहीं पता उस चीज का। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, नेम सम डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या फैलाता है? ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरिया, टाइफाइड। इनमें से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, या फिर नहीं भी आता, डिपेंड करता है मूड के ऊपर एग्जामिनर के। बट हाँ दे सकते हैं वो, इनमें से क्वेश्चन कुछ भी दे देते हैं कि बैक्टीरिया से कुछ डिसीज बताओ या वायरस की बताओ, तो इनमें से याद कर लेना, इनको एक दो नाम तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए आपको। नेम सम केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड? कुछ मेथड बताओ जिससे आप खाने को बचा सकते हो। पहला तो उसमें कॉमन सोल्ट ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो, ऑयल विनेगर ऐड कर दो, गर्म करके ठंडा कर दो। जैसे दूध को आपके मम्मी जो है गर्म करेगी फिर ठंडा करेगी, ऐसा करती है ना, तो वो क्यों करती है? ताकि वो दूध खराब ना, वो आपका फूड है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। कुछ में चीनी डाल देते हैं, अलग अलग होते हैं मतलब जो खाने पीने के सामान है, तो उनमें अलग अलग हिसाब से चीजें ऐड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैस्चुरेशन? पैस्चुरेशन क्या होते हैं? द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब कुछ तबाह कर देते हैं, तो उनसे मेथड प्रिजर्व करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, वेयर फूड इज हीटेड एंड देन कोल्ड इट डाउन सडनली इज कॉल्ड पैस्चुरेशन। गर्म करेंगे और एकदम से ठंडा कर देंगे उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैस्चुरेशन। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हाँ 70% चांसेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहो तो दे सकते हो। अगर आपको फुल टू फुल मार्क्स चाहिए ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ इसमें से। और अगर आपको ऐसा है कि पास होना है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेना याद, मेन मेन से जो मैं बता रहा हूँ आपको। राइट सम बेनिफिट्स ऑफ यीस्ट? यीस्ट के बेनिफिट बताओ। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। हियर सम यूजेस ऑफ यीस्ट। कौन कौन सी हैं? देखो यीस्ट क्या काम आता है, आप दही खाते हो जिसको हम कर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनती है। मेकिंग ऑफ अल्कोहल, शराब बनाने के काम आता है नशा करने के लोगों के। यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाने में आपका क्या काम आता है? यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल
चीनी से शराब का बनना इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। समझ गए? शुगर यानी कि शुगर, आप शुगर केन देखा होगा, तो जो शुगर केन बेचते हैं हम उसमें ज़्यादातर जो है अल्कोहल एंड शुगर ही प्रोड्यूस होती है। तो मिल्स में होता है, ये शुगर मिल्स में जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखो आप, और ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, उसके बाद में ये वीडियो हो जाएगी बंद और बाकी के पार्ट्स में मिलेंगे, अलग अलग कई सारे पार्ट बनेंगे इसके। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आप बोलोगे सर तीसरा चैप्टर कहाँ गया, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, 2021 के लिए सिर्फ आगे आ सकता है, लेकिन 2021 में नहीं है सिर्फ, ये याद रखना। क्वेश्चन है व्हाट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? आपने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मेटल्स की, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी देते हैं हर बार वो। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? जिससे हम उसको पीट के थिन शीट्स बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, मैलिएबल पिघला सकते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, मैलिएबल यानी पिघल के गिर जाएगी वो और पानी की तरह बह जाएगी, मतलब शीट बन जाएगी उसकी, फैल जाएगी वो। नेक्स्ट है डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी में वायर निकलेंगे, तार बनते हैं ना जो, तो वो तार बनाने की प्रॉपर्टी मेटल की। सोनोरस, इससे तो आप इजीली याद रख सकते हो, सोनोरस होती है, ऐसे याद रख लो, साउंड। तो जिसमें साउंड, जिसको मारते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल की प्रॉपर्टी। अगला आता है लस्ट्रस। देखो नाम भी अजीब सा लग रहा है ना, मस्त वाला, तो ये भी प्रॉपर्टी भी मस्त है। इसमें जो है ना, एक मेटल, कोई भी मेटल है वो, दे कैन शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट, वो चमकदार होती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है हमको देखने में, उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। ज्वेलरी वगैरह वो होती है ना, तो वो लस्ट्रस होती हैं वो मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या होगा अगर मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी? तो मैंने चैप्टर में वैसे एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें, चैप्टर देखे नहीं है आपने तो क्या ही कर सकते हैं। अगर किसी चैप्टर में डाउट है ना अभी भी, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट खोलना और वहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे चैप्टर, जाके देख लेना। फिर मेरे को मत बताना यार कि हाँ सर हमें तो इसमें डाउट था, समझ में नहीं आया, आपने क्या ट्रिक बता दी। चैप्टर के अंदर भी बता रखी है थोड़ी बहुत ट्रिक, और बाकी जो है ना, यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप फास्टली, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। सो यहाँ पे देखो, मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जैसे आयरन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्सीजन, आयरन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, मेटल ऑक्साइड की परत जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेयर ऑफ रस्ट ओवर द सरफेस ऑफ मेटल इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम। जैसे आपने देखा होगा लोहा जो है, लोहे को जंग लग जाता है, लाल लाल सा हो जाता है लोहा, तो वो किसकी वजह से? ऑक्साइड की वजह से। मतलब आयरन है, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन गिर गई हवा में, मतलब वो तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और जिसकी वजह से उसको रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप कैसे याद रखोगे रिएक्शन? इसमें जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग मेटल और एक कमजोर मेटल, दो मेटल होती है हमारे पास में, एक लेस स्ट्रॉन्ग मेटल, एक स्ट्रॉन्ग मेटल। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो जो है लेस स्ट्रॉन्ग वाले से अपना जो भी चाहिए उसको वो छीन के भाग जाती है। वो कहावत सुनी है आपने हिंदी में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वही काम होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आपको याद करानी है मेरे को, और ये रिएक्शन याद रख लेना, बहुत आसान है। कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन होती है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर रिजल्टेंट आता है। अब आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह है। अभी इसके पास, कॉपर के पास सल्फेट है, यानी कि ये भैंस लेके घूम रहा है, लेकिन जिंक के पास लाठी है। जिंक ने लाठी मारी कॉपर को, कॉपर बेहोश हो गया और सल्फेट को लेके भाग गया जिंक, जिंक सल्फेट बन गया। लेकिन अब कॉपर के पास लाठी वो फेंक गया ऐसे ही कि हाँ अब तो मर गया ये, तो कॉपर वापिस आया बदला लेने, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पहले से ही पिटा हुआ था, तो टूटे हुए को इतना पावर थी नहीं, तो जिंक का कुछ उखाड़ नहीं पाया और जिंक सल्फेट के साथ मजे ले रहा है। कॉपर को बेचारे को लकड़ी दे दी, लाठी दे दी सहारा देने के लिए। ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक होती है इनकी बस मजे लेने के लिए, और याद रखने का तरीका भी होता है यार। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द यूज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किस काम आते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, काफी सारे हैं, बहुत सारे। तो इनके फायदे क्या होते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सांस लेते हो, ब्रीथिंग करते हो, तो उसमें जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़ा ना चैप्टर 1 के अंदर, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होती है, तो नाइट्रोजन वो चीज़ है। क्लोरीन, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, जो कि पानी को फिल्टर करने में, बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा खराब पानी आता है बिल्कुल, मतलब खट्टा, मतलब टेस्ट बता नहीं सकता मैं उसको, अजीब सा होता है पानी वो, खट्टा नमक जैसे सोल्ट घोल मिला रखा उसमें, तो उस टाइप का होता है। और खारा पानी जिसको बोलते हैं, समुद्र का पानी टाइप का, तो वैसा होता है। और उसमें जो है ना, क्लोरीन को ऐड करके हम जो उसको प्योरीफाई कर देते हैं।
हर एक पानी नहीं होता, कुछ मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी हो सकता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो बारूद भरा होता है उनमें वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन एंटीसेप्टिक, दवाइयाँ वगैरह बनती है उसमें भी नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं। अब जो है आप बिजली पास करते हो, अ मटेरियल दैट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं। क्या होती है, सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल में सिर्फ कार्बन होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटम। एटम क्या होते हैं। एटम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। आपने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बहुत सारी चीजें। ये जो एटम है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। मतलब ऐसा इतना छोटा आप इसको देख ही नहीं सकते। ये मान लो आप कुछ भी जुगाड़ उगाड़ लगा लो तो आप देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा छोटा होता है ये। तो उसको हम बोलते हैं एटम। जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा सोच लो। राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी बताओ। हार्ड, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज। चैप्टर 5 एग्जाम में नहीं आएगा 2021 में। उसके बाद में चैप्टर 6 है जो कि हम अगले एपिसोड में करेंगे। एपिसोड काफी लंबा जा रहा है हमारा। पार्ट 2 के अंदर करेंगे। पार्ट 2 देखना है तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लेना। और क्वेश्चन पढ़ने हैं तो उनका लिंक भी, सब कुछ जो भी फालतू की चीज़ है वो सारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। आपका जो भी मीडियम आपके ऊपर मैटर करता है, क्या चूज करना है आपको। सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। 12th क्लास तक आपको मजा आ जाएगा। तो यार सब्सक्राइब कर दो, अभी नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक मार दो। और साथ में घंटी सी भी आ जाएगी, उसको भी दबा देना ताकि हम कोई आपको न्यूज़ दें आपके रिलेटेड तो आपको पता लग पाए उसके बारे में।